लेट्स स्टार्ट विद कैरियर प्रोटीन्स 12th क्लास। लास्ट वीडियो हमने कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर छोड़ा था। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखो, प्रोटीन्स क्योंकि इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, ऑब्वियसली ये प्रोटीन्स ही होते हैं। लेकिन कौन से प्रोटीन होते हैं? जो कैरी करते हैं पोलर मोलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। अभी देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, पोलर मोलिक्यूल्स और मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोलर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, केमिस्ट्री के अंदर जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी इज ए सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सेपरेट हो जाना लीडिंग टू ए मोलिक्यूल, और जो भी केमिकल ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं, लीडिंग टू ए मोलिक्यूल और केमिकल ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखिए, ये जब इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेट होगा तो ऑब्वियसली आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेट होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और क्या क्रिएट होगा? दो एंड्स बनेंगे, मीन्स दो किनारे बनेंगे, जिनमें से एक एंड क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो दैट इज पोलैरिटी। पोलर का मतलब क्या होता है? ध्रुव, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसके दो कॉर्नर्स हों जिनके ऊपर पोलैरिटी हो, मीन्स नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HF, ठीक है, और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3 का, या CH4 बोल सकते हैं, हम मीथेन का ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे। देखिए, पोलैरिटी क्यों क्रिएट हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में? पोलैरिटी क्रिएट होने का एक मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency to attract electrons towards itself। देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी अपना आउटरमोस्ट सेल फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपना आउटरमोस्ट फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन क्या करेगा? जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, खींच लेता है। जब दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी कैसी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोलैरिटी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवर 2 कॉर्नर्स ऑफ ए बॉन्ड इज पोलैरिटी हम बुला रहे हैं। अब यहाँ ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हम बोलेंगे ये जो है ये क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसकी अगर हम बात करें, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की उतनी इसके पास है और उतनी इसके पास में है। तो ये जो तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन भी उतने फोर्स से अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, हाइड्रोजन भी उतने फोर्स से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। तो जो नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो दोनों में से किसी के ऊपर भी नहीं जाएगा, दोनों में से किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं जाएगा। तो ये जो मोलिक्यूल है ये कैसा होगा? नॉन पोलर मोलिक्यूल होगा। क्लियर है? तो पोलैरिटी क्या होती है? सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
किसी मॉलिक्यूल के ऊपर भी हो सकता है, किसी केमिकल ग्रुप के ऊपर भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए बिटवीन द टू सेपरेट कॉर्नर्स या टू सेपरेट एंड्स इज पोलैरिटी। दूसरी यहाँ पे हमारे पास दूसरा वर्ड आया मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन्स की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन्स की। देखिए हमको पता है, ये सपोज ये हमारी सेल है और सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के ऊपर क्या होती है? ये मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कभी आपने इसका लोअर क्लासेस में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो याद करो, इसके ऊपर दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, और इन प्रोटीन्स या हम बोल सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो पोलर मॉलिक्यूल्स को लाने ले जाने का काम करता है, मतलब बाहर और अंदर लाने ले जाने का काम करता है, उन्हीं को हम क्या बुला रहे हैं? कैरियर प्रोटीन्स बुला रहे हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? अक्रॉस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। उनको हम कैरियर प्रोटीन्स बुलाते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे। वैसे हम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जिनको एज ड्रग टारगेट्स चूज किया जाता है, उनकी हम बात कर चुके थे। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स को ड्रग टारगेट्स की फॉर्म में चूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या इनको हम फैट्स बुला सकते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव वेरी वेरी लार्ज मोलर मासेस और इनको चूज किया जाता है एज ड्रग टारगेट्स, ड्रग टारगेट्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एक्शन बोल सकते हैं या यूजेस बोल सकते हैं ऑफ ड्रग्स। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? चिकित्सा के अंदर, यानी कि मेडिसिन्स, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर हम किस तरीके से ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं या कैसे ड्रग्स यूज़फुल होती हैं या कैसे ये काम करती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले जो आती हैं वो कौन सी आती हैं? एंटीबायोटिक्स आती हैं। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स हम बोल सकते हैं ये केमिकल ड्रग्स होती हैं या केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या हम बोल सकते हैं, देखिए बार बार जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं ड्रग, ठीक है, ड्रग जो वर्ड है इसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। ये हमारी साइकोलॉजी है, ओनली हार्मफुल टू आवर बॉडी, ओनली एंड ओनली हमारी साइकोलॉजी है। जबकि ड्रग्स की यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये हम सारी उन्हीं ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हार्मफुल होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं। मेडिसिन्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था दैट ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन्स एंड ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स। जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो सब ड्रग्स होती हैं और जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब मेडिसिन्स की तरह काम करती हैं। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस हमने किया था वो क्या था कि मेडिसिन्स जो हैं ये एडिक्टिव नहीं होती हैं, ये हमें किसी चीज़ के लिए आदी नहीं बनाती हैं, जबकि ड्रग्स जो हैं ये एडिक्टिव होती है, ये हैबिट काजिंग होती हैं, किसी भी चीज़ की लत लगा देती हैं ये हमें ड्रग्स, जैसे कि हेरोइन वगैरह है। तो यहाँ पे हम जिन ड्रग्स की बात कर रहे हैं वो मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो होली या फिर पार्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय केमिकल सिंथेसिस, होली और पार्शियली प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे
हमारा मीनिंग क्या है, होली मीन्स या तो पूरे के पूरे, पार्शियली मीन्स आधे, या तो पूरी की पूरी जो ड्रग है उसको केमिकल्स से बनाया जाता है, या फिर पार्शियली केमिकल्स से बनाया जाता है और पार्शियली उसको कहाँ से लिया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज से लिया जाता है। ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं ये काम क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स को हम लो कंसंट्रेशन के अंदर लेते हैं, पहली चीज तो ये यूज इन लो कंसंट्रेशन। ठीक है। और दूसरा क्या इनका काम क्या होता है, लो कंसंट्रेशन में जब हम इनको लेते हैं तो ये क्या करते हैं, विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ the growth of disease causing microbes, disease causing microbes, माइक्रोब्स बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। मीन्स जब हम इन एंटीबायोटिक्स को लो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में लेते हैं, तो ये जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाश्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको या तो किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, और इन्हें हम क्या बुलाते हैं, एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं। जैसे जब भी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। ठीक है। और ओफ्लैक्सोमाइसिन है, ओफ्लैक्सिन है। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई एंटीबायोटिक्स। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं या फिर उन माइक्रोब्स को ख़त्म ही कर देती हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स उन माइक्रोब्स को ख़त्म कैसे करती हैं, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जा कर के क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया या जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी लाइफ साइकिल को ये क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या उसकी लाइफ साइकिल को बीच में ही रोक देती हैं। बीच में लाइफ साइकिल को रोक देने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे अगर बैक्टीरिया को रोक दिया जाए तो वो आगे ग्रो कर पाने में इनकैपेबल होता है, जिसकी वजह से उसकी आगे की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। अभी एक तरह की और भी हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेवरल बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है। ये भी ड्रग्स ही होती हैं, ड्रग्स which are effective against several bacterial या several disease causing bacteria। और इन ड्रग्स को हम क्या बुलाते हैं, इनको हम बुलाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है, और कई बार सीबीएसई के द्वारा एग्जाम्स में पूछा गया है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो कई सारे बैक्टीरिया के साथ में के को एक ही हम बोल सकते हैं कई सारी बीमारियों को एक ही दवाई से ठीक करना, या कई सारी डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरमफेनिकोल है, मान लीजिए क्लोरमफेनिकोल है, तो अगर हम क्लोरमफेनिकोल की बात करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं डिसेंट्री में भी, डिसेंट्री के अगेंस्ट। इसको टाइफॉइड में भी यूज किया जा सकता है, इसको यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, और इसको निमोनिया के लिए भी यूज किया जा सकता है।
निमोनिया के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है ना। मीन्स एक ही मेडिसिन से कई सारी डिजीज को क्योर करना, कई सारी बीमारियों को ठीक करना, या हम बोल सकते हैं ये जो एक ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, ये कई सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, काम कर सकती है। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बुलाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एंटासिड्स क्या होते हैं। देखिए एंटासिड्स क्या होते हैं, ये तो थी हमारे पास क्या, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। नेक्स्ट होती है एंटासिड्स। अभी हम सबको तो एंटीबायोटिक नहीं बुला सकते हैं ना, तो एंटासिड क्या होती हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको यूज किया जाता है जैसे एसिडिटी हो जाए, आपने सुना होगा, जो भी घर में एल्डर्स होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, या तो वो कभी कभी बोलते हैं कि उनको स्टमक के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। तो उस एसिडिटी के प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एंटासिड्स बुलाते हैं। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेज विच न्यूट्रलाइज और न्यूट्रलाइज वर्ड सुन करके हमको क्या याद आया, इसका मतलब ये क्या होंगे, एंटासिड। एंट का मतलब क्या होता है, एंटी, और एसिड का मतलब एसिड ही है। तो जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, उसके अपोजिट काम करे, उसको हम एंटासिड बुलाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जो एंटासिड होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, बेस होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड के अगेंस्ट काम करेंगे तो बेसिक नेचर के ही हैं, और न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड को तो ऑब्वियसली वो बेस ही होते हैं। ठीक है, क्या न्यूट्रलाइज करते हैं, द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, कहाँ पे बनता है HCl, प्रोड्यूस्ड बाय HCl प्रोड्यूस्ड बाय इन आवर स्टमक, पेट के अंदर बनता है। ठीक है, और क्या करता है, ये स्टमक की pH को थोड़ा सा एप्रोप्रिएट लेवल तक इंक्रीज कर देते हैं, एप्रोप्रिएट लेवल तक क्या करती है, स्टमक की pH को इंक्रीज कर देती हैं। देखिए एंटासिड है, मतलब हमको पता है हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो हमें तो ये पता है ना कि 7 जो pH होती है वो किसके लिए होती है, न्यूट्रल होती है। मीन्स ना ही तो एसिड होता है ना ही बेस। 7 से ऊपर अगर हम जाते हैं 14 तक तो वो pH कैसी होती है, बेसिक होती है। और 7 से जितना हम नीचे आते हैं तो वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो अभी जो एंट एसिड आया है तो इसका मतलब pH 7 से बिलो है, कम है। एंट एसिड्स हम यूज कर रहे हैं, मतलब बेस हम ले रहे हैं, और हमको ये पता है कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सोल्ट और वाटर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो और क्या काम करेगी ये एंटासिड, ये जो एसिडिक जो pH आ गई है इसको एप्रोप्रिएट लेवल तक इंक्रीज करेगी। मीन्स इसको कहाँ ले जाएगी, 7 यानी कि न्यूट्रल की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। ट्रंक्विलाइजर्स, देखिए ट्रंक्विलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं या वो केमिकल ड्रग्स होती हैं, और केमिकल सब्सटेंसेस और ड्रग्स जिनको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ, विच आर यूज, कंप्लीट कर लेना सेंटेंस को, केमिकल सब्सटेंसेस और ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस और मेंटल डिजीज। स्ट्रेस या फिर मेंटल डिजीज के लिए जिन केमिकल सब्सटेंसेस और ड्रग्स को यूज किया जाता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, ट्रंक्विलाइजर्स बुलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इक्वेनिल, इक्वेनिल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बैरोनल और सैरोनल, सॉरी सैकोनल है,
सेक्वनल। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, ट्रंक्विलाइजर्स हैं। ट्रंक्विलाइजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं कि लाइक शांति देने वाले। ठीक है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो और हम कुछ ऐसी दवाइयाँ खाएं जिनसे हमें थोड़ी मानसिक शांति मिले, थोड़ा आराम महसूस हो, तो उन्हें हम बुलाते हैं ट्रंक्विलाइजर्स। ठीक है, अब जो ट्रंक्विलाइजर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉरी नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक सॉरी ये हम एनाल्जेसिक्स की बात कर रहे थे, ट्रंक्विलाइजर्स की नहीं कर रहे थे। एनाल्जेसिक्स दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट पे पहुंच गए थे। एनाल्जेसिक्स दो तरह के होते हैं, नॉन नार्कोटिक एंड सेकंड इज नार्कोटिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो क्या होते हैं एनाल्जेसिक्स और नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। सबसे पहले एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम रिलीविंग पेन, पेन को रिलीफ देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रिलीविंग पेन, या हम सिंपली बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम बोलते हैं पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, दर्द को ठीक करने के लिए किसी एनाल्जेसिक का यूज़ कर रहे हैं। तो वो सभी मेडिसिन्स या वो सभी ड्रग्स जो पेन को रिलीव करती हैं, पेन को ख़त्म करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, एनाल्जेसिक्स बुलाते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक्स में दो तरह की होती है, नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वो होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं बट स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, विच नॉन नार्कोटिक्स आर विच रिलीफ पेन बट डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप, जो स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम कई दवाइयाँ खाते हैं जिनको खाने के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है, और कई दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको खाने के बाद नींद नहीं आती है। तो सेम वही चीज़ है, नार्कोटिक्स वो होती हैं जो रिलीफ देती हैं पेन में, रिलीफ पेन बट प्रोड्यूस स्लीप। मतलब ये पेन को ठीक करने के साथ साथ स्लीप प्रोड्यूस करती हैं। मतलब दवाई आपने ली तो आपका दर्द तो ठीक हो जाएगा पर साथ ही आपको क्या आ जाएगी, नींद आएगी। जबकि नॉन नार्कोटिक्स क्या होती हैं जो दर्द को तो ठीक कर देती हैं लेकिन ये स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती। मतलब विदाउट टाइम, जैसे कि आपने दिन में खा ली मेडिसिन, तो ऐसा नहीं है कि दवाई खाते ही आपको तो नींद आ जाएगी या आपको तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है नॉन नार्कोटिक्स के, जैसे कि पीसीएम हम बोलते हैं ना, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, एस्पिरिन। ठीक है, ये क्या होती हैं, नॉन नार्कोटिक होती हैं। मतलब ये पेन रिलीफिंग होती है, रिलीफ देती हैं पेन से, पर स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, और अगर हम नार्कोटिक्स की बात करते हैं, जैसे मोर्फिन, मोर्फिन है, हेरोइन है, हेरोइन है। ठीक है, ये क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती हैं। मीन्स पेन को ठीक तो कर देंगी पर साथ ही साथ स्लीप कॉज करती हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।